हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रोड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह एक बॉटनी का टॉपिक जिस पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। बॉटनी के पेपर जो सेकंड हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसमें पेपर लगता है एक एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, यानी शैवाल, सेवाक और ब्रायोफाइटा, या जिसको हम एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा कहते हैं। यह पेपर है, इम्पोर्टेंट पेपर है, और ये पेपर प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, ये प्रैक्टिकल्स में भी आपको पूछे जाते हैं। हम एल्गी जो हैं उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस लेसन में, या यह जो वीडियो है उस वीडियो के ज़रिए, जो 10-12 मिनट का वीडियो है, इसके अंदर हम एल्गी इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एल्गी के अलग अलग जो मेंबर हैं उस पर आगे जितने भी कंटिन्यू वीडियो आएंगे उसको हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी जो चर्चा कर रहे हैं हम एल्गी का जो इंट्रोडक्शन है उस पर चर्चा कर रहे हैं। एल्गी जो हैं, इस शब्द का गठन सबसे पहले लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था 1753 में। जो लीनियस का काल था उस समय लीनियस ने सबसे पहले जो एल्गी वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल किया था। और एल्गी एक लैटिन भाषा का शब्द है, एल्गा, उससे लिया गया है। तो एल्गा का मतलब होता है सी वीड्स, यानी कि समुद्री खरपतवार। पहला पॉइंट एक है ना, पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा पढ़ लेता है। यानी कि एल्गी को सी वीड्स किसने कहा? लीनियस ने। लीनियस ने लैटिन भाषा का शब्द एल्गा से लिया, एल्गी शब्द, और जिसका अर्थ क्या होता है? सी वीड्स होता है, यानी कि समुद्री खरपतवार होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है थेलस स्ट्रक्चर। थेलस का हिंदी अर्थ होता है सुकाय। तो ये जो एल्गी जो होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो थेलस रूप में होती है। ये एल्गी प्लांट्स हैं, लेकिन हम यदि प्लांट्स की बात करें, यानी कि पादपों की बात करें, तो उनका जो शरीर जो होता है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। लेकिन एल्गी का जो शरीर जो होता है, जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो जड़, तना, पत्तियों में पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होती। तो जड़, तना, पत्तियों में जो विभेदित शरीर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थेलस बोल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्गी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है? थेलस रूप में है। अर्थात इस वर्ग के जो मुख्य लक्षण ये है कि एल्गी जितनी भी हैं सभी का पादप जो शरीर है वो थेलस होता है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये भी एल्गी का कैरेक्टर है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन निकालती हैं, यानी कि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होती हैं। और कई एल्गी जो हैं उनमें पर्णहरित नष्ट हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। जैसे जैसे कई जातियां ऐसी हैं जिनके अंदर पर्णहरित नहीं है, तो वो जातियां जो हैं वो अलग टाइप से भोजन बनाती हैं, यानी कि उसमें फिर पर्णहरित नहीं होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो वो जातियां पॉइंट नंबर 4 में लिखी गई हैं। जैसे उन जातियों को हम पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक या होलोजोइक एल्गी कहते हैं। पैरासाइटिक एल्गी वह एल्गी होती है जो परजीवी होती है, अर्थात किसी जीव दूसरा जो है, पेड़ पौधा या कोई एल्गी दूसरी कोई है, उन पर या किसी जीव के ऊपर अपना जीवन यापन करती है और उसी से भोजन प्राप्त करती है। इसी प्रकार सेप्रोफाइटिक मृत जीवी होती है जो मृत कार्बनिक पदार्थों से या मृत जो जीव हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम उस प्रकार की एल्गी को हमें सेप्रोफाइटिक एल्गी कहेंगे। और होलोजोइक एल्गी को हिंदी में बोलते हैं प्राणी समभोजी, यानी कि प्राणियों की तरह जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको हमें होलोजोइक एल्गी कहते हैं, यानी कि प्राणी समभोजी एल्गी कहते हैं। ये पैरासाइटिक एल्गी क्या हैं, कैसे हैं, कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसकी चर्चा, और सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक एल्गी क्या हैं और इनकी चर्चा, ये तो हम बाद के वीडियो में करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। फिर जो है पांचवा पॉइंट है ना, वो एक कंप्लीट
ऐसे लगता है कि क्लासिफिकेशन सही हो गए हैं एल्गी के अंदर दो भागों में। जैसे हमने यहाँ पर तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ा ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो कहने का मतलब जिसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे अर्थात स्वयं अपना भोजन बनाएंगे, तो वो तो क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रोफिक हो जाएंगे। ऑटोट्रोफिक हो गए क्योंकि उन्होंने अपना भोजन स्वयं बना लिया, इसलिए हम उसको स्वपोषी या ऑटोट्रोफिक कह देंगे। और बाकी जितने भी बचे ना वो सभी एल्गी जिनमें पर्णहरित नहीं होता यानी कि नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, उन सभी फैमिली जो हैं एल्गी जो हैं उनको हेटेरोट्रॉफिक में शामिल कर लिया गया। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक एल्गी का यदि क्लासिफिकेशन करें तो हम ये कह देंगे कि जिनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिनमें होंगी वो सारी एल्गी ऑटोट्रॉफिक हैं, और जिनके अंदर पर्णहरित नहीं है यानी कि नॉन क्लोरोफिलस हैं वो उनको हम कंप्लीट रूप से या सम्मिलित रूप से हमने उनको विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक कह दिया है। उसके बाद एक बार फिर थोड़ा सा करेक्टर देख लेते हैं कि एल्गी के करेक्टर क्या हैं। तो पहला कई बार पूछा जाता है कि जो एल्गी हैं उसके सामान्य लक्षण लिखिए, तो आप पहला तो ये लिख दोगे कि इसका शरीर क्या होता है, थैलस होता है। थैलस शरीर के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा आपके इससे पीछे की जो स्लाइड थी उसमें कर ली। फिर क्या है, इसमें लिखा हुआ है क्लोरोफिलस एंड ऑटोट्रोपिक, यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब एल्गी की हम बात करें तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, यानी कि 5 प्रकार के तो इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिलस होते हैं ये। और ऑटोट्रोफिक होंगे यानी कि क्लोरोफिल पाया जाएगा यानी कि पर्णहरित इसमें पाया जाएगा, तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो विभिन्न प्रकार के जैसे एल्गी हैं, कोई रेड एल्गी हैं, कोई ग्रीन एल्गी हैं, कोई ब्राउन एल्गी हैं, इस प्रकार की एल्गी हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार की क्लोरोफिल पाए जाएंगे। लेकिन क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए तो सभी में ही पाया जाएगा, इसलिए क्लोरोफिल ए को हमें सार्वत्रिक वर्णक या यूनिवर्सल पिगमेंट्स ऑफ एल्गी कहते हैं, और ये स्वयंपोषी होती हैं एल्गी। और उसके बाद एल्गी की यदि हम बात करें तो आगे लिखा हुआ है सेलवाल। सेलवाल का ध्यान रखना कि जो सेलवाल जो हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अधिकांश सेवालों में सेलवाल जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती हैं, ये याद रखना। फिर आता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि सेवालों का जो पादप शरीर है ना उस वो जैसे कोई टिश्यू सिस्टम हम पढ़ते हैं, जैसे आपने सीनियर में पढ़ा हुआ होगा, और आगे जो क्लास आ रही है आपकी जो सेकेंड ईयर उसमें पूरा सिस्टम आएगा टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम प्लांट्स के अंदर जैसे टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये टिश्यू सिस्टम प्रकार की जो चीज़ें जो होती है ना, टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। ये एल्गी का करेक्टर है कि टिश्यू सिस्टम की यदि हम बात करें तो टिश्यू सिस्टम के अंदर विभेदित नहीं होता इनका शरीर। हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि इनके अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में विभेदन होता है। इनमें इस प्रकार का कोई भी विभेदन नहीं पाया जाता। और इसके अंदर यदि हम खाद्य पदार्थों की बात करें कि इसके अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर जो ज़्यादातर शैवाल जो हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, यानी कि मंड जो है वो मुख्य रूप से संचय खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आप आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो भूरे शैवालों को छोड़ करके यानी कि ब्राउन एल्गी को छोड़ करके सभी प्रकार के शैवालों के जो जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और उनमें बंधे जैकेट कोशिकाओं का सर्वदा अभाव होता है। इनके अंदर स्टेराइल जैकेट सेल्स नहीं पाई जाती, अर्थात स्टेराइल जैकेट सेल्स लेस होते हैं, ये इनमें नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें यानी कि जनन की बात करें तो इनके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि शैवालों के अंदर यदि हम जनन की बात करें तो इसमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों ही प्रकार के जनन इनके अंदर पाए जाते हैं। और हम यदि लैंगिक जनन की यदि बात करें मुख्य रूप से लैंगिक जनन के अंतर्गत, तो इनके अंदर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी पाई जाती है। यानी यदि हिंदी में बात करें तो समयुग्म की, असमयुग्म की और विषम युग्म की
तीनों प्रकार का इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इनके अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन के अंदर आइसोगेमस प्रकार का और एनाइसोगेमस टाइप का और ooगेमस टाइप का पाया जाता है, जिसको हम समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का जनन कहते हैं। जनन की प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो फर्टिलाइजेशन होता है। लैंगिक जनन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं मुख्य रूप से। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा, डिप्लॉइड जो है जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट से भ्रूण जो होता है ना, वो इसके अंदर भ्रूण विकसित नहीं होता, ये ध्यान रखना। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट से भ्रूण विकसित नहीं होता, एम्ब्रियो का निर्माण इसके अंदर नहीं होता, सिर्फ निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का विकसित नहीं होता, भ्रूण विकसित नहीं होता, एम्ब्रियो का विकसित इसमें नहीं होता। रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये थी इसके अंदर जो जनरल जानकारी थी एल्गी के बारे में, जो मैंने 2-3 टॉपिक्स के साथ आपको बताई। और आगे जो एल्गी के जो यानी कि हैबिट और हैबिटेट जो हैं, प्रकृति हैं, आवास हैं, कौन कौन सी एल्गी हैं, यानी कि जलीय आवास में कौन सी पाई जाएंगी, स्थलीय में कौन सी पाई जाएंगी या असामान्य आवासों में कौन सी पाई जाएंगी और क्या उनके एग्जाम्पल हैं, उसकी चर्चा हम है ना अगले वीडियो के अंदर करेंगे। ये वीडियो आप देखिए और इसको अच्छे तरह से याद कीजिए, क्योंकि ये थ्योरी के साथ साथ आपके जो पेपर मैंने आपको बताया कि बॉटनी का जो पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो सेकंड पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण भी है और प्रैक्टिकल के लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू स्टूडेंट।